नमस्कार। शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। हम आज जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं शुरुआत में, शहर शहर जो बवाल मचा है उस पर एक पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हंगामा हुआ। हमने दोपहर 1 बजे तक, मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमने बात करी शहर शहर पुलिस की तैयारी किस तरह की थी, शांतिपूर्ण किस तरीके से शुक्रवार की नमाज निपट गई, उसकी खबर हमने बनानी शुरू ही करी थी कि बवाल की तस्वीरें तभी से आने लगी। जरा ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अचानक देश के कई शहरों में विरोध का जो प्रदर्शन था वो शुरू हो गया। ये तस्वीरें देखिए, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड के रांची की बात कर लेते हैं, यानी कि राजधानी जो है उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो प्रदर्शन है समझ लीजिए कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, सब जगह आज प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जो अब निष्कासित सदस्य हैं, उन्होंने जो बयान दिए थे उसके ऊपर हो रहे थे। पर शुरुआत रांची से करते हैं, क्योंकि रांची में जो हुआ वो कम से कम आज देश के लिए सबसे गंभीर बात थी। रांची में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। रांची की मेन रोड पर स्थित इकरा मस्जिद के बाहर हंगामा शुरू हुआ। पहले नारेबाजी हुई, काले झंडे दिखाए गए और फिर बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये थोड़ा सा जरा पहले मैं आवाज इसकी ऊंची करा के आपको सुनवाता हूं किस तरीके से फायरिंग तक की नौबत आई। अरे फायर मारिए मारे सर। अरे फायर मारिए। आरोप ये लग रहा है कि पुलिस पर फायरिंग की गई। 3 पुलिस वाले घायल होने की खबर भी दिखाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की और बाद में भीड़ पे किसी तरीके से काबू पाया जा सका। ये जरा देख लीजिए किस तरीके से फायरिंग हो रही है। सीनियर एसपी घेरा चुके हैं। सीनियर एसपी की तरफ से मुझे लग रहा है दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। यहाँ मेन रोड का नज़ारा देखा जाए, यहाँ कुछ करने के तैयार नहीं है। सीनियर एसपी जो है बार बार आवेदन कर रहे हैं कि उनसे रुका जाए, लेकिन वो मारने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और की जो है मुस्लिम संगठन की तरफ से लोगों से जो है सीनियर एसपी घेरा चुके हैं। सीनियर एसपी की तरफ से मुझे लग रहा है दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। यहाँ मेन रोड का नज़ारा देखा जाए, यहाँ कुछ करने के तैयार नहीं है। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है और की जो है मुस्लिम संगठन की तरफ से लोगों से जो है सीनियर एसपी घेरा चुके हैं। सीनियर एसपी की तरफ से मुझे लग रहा है दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। यहाँ मेन रोड का नज़ारा देखा जाए, यहाँ कुछ करने के तैयार नहीं है। सीनियर एसपी जो है बार बार आवेदन कर रहे हैं कि उनसे रुका जाए। दोनों तरफ से फायरिंग। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। इतने हंगामे के बाद, फायरिंग के बाद, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। खबर यह है कि जो सीनियर अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसएसपी हो, एसपी हो और आईजी रैंक के अधिकारी हो, उन सब पर चोट लगने के बाद, हमलों के बाद रांची में इस वक्त काफी तनावपूर्ण माहौल है और इसी वजह से वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कोशिश की जा रही है स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहन के पास चलते हैं और इस वक्त की ताजा स्थिति की जानकारी लेते हैं।
सोहन, क्या इस वक्त ताजा स्थिति है? पूरी तरीके से क्या स्थिति पे काबू कर लिया गया है और कौन कौन पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं? देखिए, जो घटना हुई थी वो घटना को कंट्रोल करने की स्थिति की जा रही है और इस पूरे घटना में रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, रांची के सिटी एसपी, डीएसपी, कई थाना प्रभारी घायल हुए हैं। और इसके बाद जो रांची के और झारखंड पुलिस के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटना में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस घटना में रांची पुलिस के 3 जवानों को गोली भी लगी है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रांची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुआ, क्या एक तरह से सुनियोजित साजिश थी। जब मस्जिद से नमाज पढ़ के लोग जा रहे थे। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहता हूं। हमारे पास इस वक्त फोन पर इरफान अंसारी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं। Irfan Ansari, MLA of the Congress Party, is joining us at this moment. Mr. Ansari, thank you for speaking to us. अभी क्या सिचुएशन है और इस तरीके से क्यों जब ये आज इस तरह प्रोटेस्ट की बातें थी तो क्या पुलिस का बंदोबस्त पूरे तरीके से नहीं किया गया था? ऐसी बात नहीं है। जो झारखंड एक सेकुलर स्टेट है हमारा और यहाँ पे जो बातें आज घटी है, जो घटनाएं घटी है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा पुलिस जो है बेवजह लोगों पर पहले फायरिंग की है और ये बात कही जा रही है कि लोगों ने फायरिंग किया, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं भी रांची में हूँ और मैंने सारी घटना की जानकारी मैं ले रहा हूँ और मैंने ये कहा कि जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और खास करके जो जिम्मेवार लोग हैं जिस तरह से माहौल जो खराब कर रहे हैं, सरकार वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे। अंसारी साहब, आपने शायद आप क्योंकि रांची में ही हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, लगातार चैनल पर हम ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, वहां पर पुलिस के एसएसपी से लेकर कई आला अधिकारियों के सर पे पत्थर लगे हैं, बुरी तरीके से पत्थरबाजी हुई है। एक फोन कॉल है जिससे पुलिस वाले अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि उनकी जान को खतरा था तो उनको गोली चलाना उनके लिए जायज था? प्रोटेस्ट करना ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि हम लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उसको रोक दिए। आप कह रहे नहीं यहाँ से आप पार नहीं हो सकते हैं, आप शुरुआत आप करते हैं। अरे सर, प्रोटेस्ट करना संविधान में अधिकार है, पर उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कानून व्यवस्था को पूरा तार तार कर दें। आप पत्थर लेके प्रोटेस्ट करने लगे, ये कौन सा प्रोटेस्ट होता है? ये संविधान में कहां अधिकार दिया गया है कि आप पत्थर लेके पुलिस वालों को सर फोड़ दें? देखिए, आप तो बड़े चैनल के एडिटर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले देश का माहौल किसने खराब किया, ये इसको देखना चाहिए हमें। और बेवजह अब मालिक कितने लोगों की जान जा रही है, माहौल खराब किया जा रहा है। नुपुर शर्मा कौन होती है, नवल कौन होता है देश का माहौल बिगाड़ने वाला? क्या आप लोग इसके बारे में कभी सच्चाई दिखाने का काम करते हैं? बिल्कुल ही लगातार दिखा रहे हैं, इसमें लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई की जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि देश के अंदर आग लगा दी जाए, पत्थर लेके इस तरह से लोग घूमे। इरफान साहब बने रहिए हमारे साथ, जुवा मांझी साहब जुड़ रहे हैं। अंसारी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो अगर लोगों में रोष है तो संविधान आपको अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, पर क्या संविधान अधिकार देता है इस तरीके से पूरे पत्थरबाजी करने का, गाड़ियों में आग लगाने का, पुलिस वालों के सर फोड़ने का? सर, पत्थर जो फेंका गया है इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार हमारी है, हम लोग जांच करेंगे, लेकिन यदि किसी ने जानबूझकर इस पर साजिश रचा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है कि जो मोब में कोई असामाजिक तत्व घुस गए होंगे, उसने गोलियां चला दी और एक माहौल खराब किया जा रहा है कि हम लोग हमारे समाज को बदनाम करने का एक प्रयास है। ये जांच होनी चाहिए। मैं सरकार के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि आप इमीडिएट इस पर एक्शन लीजिए और त्वरित कार्रवाई कीजिए। नहीं, तुरंत कार्रवाई तो होनी चाहिए। उन लोगों ने जो 21 पुलिस वाले जिन्हें गोली भी लगी है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई। आप कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आप ये बात खुद भी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप ये बात खुद भी मानते हैं कि जुमे की नमाज के बाद अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पत्थरबाजी इतनी बड़ी तौर पर हुई है, ये पहले किसी ना किसी ने प्लानिंग के तहत ही हुई होगी, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा आप आवेश से मत आइए, आप भावनाओं को समझिए। प्रोफेसर मोहम्मद साहब के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की गई है, इससे लोगों में भारी आक्रोश है, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन अगर किसी ने गोली चलाया है, किसी ने पथराव किया है, इसकी जांच होगी और जो दोषी कार्रवाई करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आक्रोश हो सकता है, इसी वजह से नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। अगर आप एक सेकंड रुके, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले गोली चलाई, मैं एक ऑडियो आपको सुनवाना चाहता हूं। पुलिस वाले का ही ऑडियो है जो अपनी जान बचाने के उसके लाले पड़े हुए हैं, उसकी हालत इस समय इतनी खराब है, इतना जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है और आप कह रहे हैं कि गलती पुलिस वालों की। एक बार सुन लीजिए जरा, आप एक बार।
देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए सर, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए, देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इरफान साहब, आपने सुना फोर्स की गुहार कर रहा है एक पुलिस वाला, वो कह रहा है कि इतने पत्थर चल रहे हैं कि हम लोग को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। सर मेरी बात सुनिए, अगर जिसने पथराव किया है हम इसके खिलाफ हैं, पथराव नहीं करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पहले जो आपने एक वीडियो देखा है और भी वीडियो जो हमारे पास आए हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा तो लगता है कि पहले पथराव, पहले जो है उन लोगों ने हवाई फायरिंग कर दिया, उसके बाद ये लोग उग्र हो गए। हवाई फायरिंग कर दी गई, इरफान साहब कह रहे हैं, उसके बाद जनता उग्र हो गई। वो ये अभी भी, और कांग्रेस वहां पर सत्ता में है, इस बात को मानने को तैयार नहीं कि किस तरीके से पुलिस वाले भी वहां जख्मी हुए हैं। दोषी जो भी लोग हों, संविधान आपको इजाजत देता है, अधिकार देता है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए। संविधान ये इजाजत नहीं देता कि पत्थर लेकर आप लोगों के सर पे मारें, पुलिस वालों को घायल करें, देश की संपत्ति को आप इस तरीके से तार तार करें। और ये सिर्फ रांची में नहीं हुआ है, आज जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में इस तरीके से जबरदस्त बवाल किया गया। उत्तर प्रदेश के शहरों में पुलिस के साथ साथ सीधी भिड़ंत हुई। किस तरीके का माहौल रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। इबादत के नाम पर इकट्ठा हुई भीड़ बवाल पर उतर गई। सहारनपुर में घरों से पुलिस पर पत्थर फेंके गए। प्रयागराज में पुलिस ने सीधी भिड़ंत के बाद लाठीचार्ज कर दिया। रांची में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए। बिहार के आरा में नारेबाजी के साथ सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर आई। पंजाब के लुधियाना में बवाल और प्रदर्शन। शहर शहर जुमे की नमाज के बाद सड़क पर बवाल मच गया। जमा हुई भीड़ हंगामा करती हुई पुलिस से ही भिड़ गई। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। रास्ता बंद कर दिया, पुलिस से हाथापाई करने लगे और देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि पत्थर चलने लगे। इस पत्थरबाजी में रांची सिटी एसपी अंशुमन कुमार घायल हो गए। 12 से ज्यादा पुलिस वालों को चोट लगी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। यूपी के प्रयागराज में मुस्लिम बहुल इलाके में जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस ने जवाबी एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज किया तो भीड़ गलियों में घुस गई और छतों पर पहुंचकर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मंगा ली गई। आरएएफ की कई कंपनियों को भी बुलाया गया। पुलिस ने पथराव करने वालों को खदेड़ा, जमकर लाठियां चली। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी हालात वही थे। भीड़ पहले नारेबाजी करते हुए निकली और फिर देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। पुलिस पर पत्थर चलने लगे। जवाबी कार्रवाई हुई तो लोग गलियों में घुस गए। चौराहे पे पहुंचे तो वहां हमें सूचना मिली। मौके पे पहुंच के उस भीड़ को डिस्पर्स किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि वापस लौटते हुए उन्होंने कुछ दुकानों पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो दोपहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा। उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ अब मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में भी खूब बवाल हुआ। मुरादाबाद में थाना मुगलपुरा क्षेत्र में भीड़ सड़क पर उतर गई। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
शहर शहर जुमे की नमाज के बाद हंगामा मच गया। आरा, कोलकाता, लखनऊ, देवबंद, दिल्ली, हर जगह का मोवेश एक ही हालत थी। लेकिन पुलिस अलर्ट पर थी। बवालियों पर जमकर एक्शन हुआ। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। नतीजा कहीं बड़ा बवाल नहीं हो सका। अब पुलिस के अधिकारी बवालियों की पहचान में जुट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने खुद भी रिकॉर्डिंग की है। पुलिस की तैयारी है कि एक एक उपद्रवी की पहचान की जाए और फिर उनकी गिरफ्तारी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश और रांची की बात आपने देखी। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी जबरदस्त बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद हालात काफी खराब हो गए। सोलापुर में दोपहर के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान लोगों ने हाथों में धार्मिक और काले झंडे दिखाए। वहीं कुछ लोग हाथों में तिरंगा भी लेकर वहां पे प्रदर्शन में पहुंचे थे। सिर्फ प्रदर्शन सोलापुर में ही नहीं, उसके बाद अब आपको लिए चलता हूं और बात करते हैं। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये सोलापुर का है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जो निष्कासित स्पोक्स पर्सन हैं, उनके भड़काऊ बयान और जो उनके आपत्तिजनक बयान थे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, उसके विरोध में सड़कों पर उतरे। जम्मू के डोडा की भी बात करते हैं। वहां पर एक मौलाना के भड़काऊ भाषण के बाद स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काया गया और इसके बाद पत्थरबाजी हुई और बवाल मच गया। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पीने वालों का, के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, चलने की वजह से मिलता है। हैसियत क्या है दुनिया में रहते? मौलाना धर्म की बातें करते हैं, इबादत की ताकत बताते हैं, अदब सिखाते हैं, लेकिन क्या सुना है कि किसी मौलाना की भाषा ऐसी भी हो सकती है? बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या धर्म के रास्ते पर चलने वाला कोई मौलाना लोगों को भड़काता है? मौलाना आदिल की भाषा सुनिए। उनके एक एक शब्द नफरत के बीज बोने वाले हैं, आग में घी डालने वाले हैं। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। और ये भगवे भी हमारे दुश्मन, आरएसएस भी हमारी दुश्मन है। मौलाना आदिल खुलेआम बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा का सिर काटने की धमकी दे रहे हैं। वो मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का रहे हैं। धमकी की ये बर्दाश्त की सीमा खत्म होते ही खून खच्चर पर उतारू हो जाएंगे। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। मौलाना के इस भड़काऊ बयान के कुछ घंटे बाद ही जम्मू के डोडा में उपद्रवी एक्टिव हो गए और पत्थरों से लैस होकर सड़क पर उतर आए। पत्थरबाजी शुरू कर दी। जामिया मस्जिद के बाहर जमकर पत्थर चले। पूरी तरह से कर्फ्यू नाफिज किया गया है भद्रवा में। कल देर रात से ही कर्फ्यू है, लेकिन आज कुछ अनासिर ऐसे थे जो मस्जिद के अंदर से ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े और अभी भी हालत वहां पे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश हुई तो इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गड़बड़ी फैलाने वाले की तलाश हो रही है। पत्थरबाजों को पहचाना जा रहा है। पुलिस की तरफ से टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे हैं ताकि भीड़ को अब अंदर भेजा जा सके, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट, अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले भी गाड़ी अनाउंस कर रही थी कि यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है। लोगों से कहा गया कि अपने घरों में रहिए। लोगों से कहा गया कि आप आपसी भाईचारा और प्रेम को ठेस ना पहुंचाइए। बवाल भड़का तो धमकी देने वाले मौलाना गनई की बोली बदल गई। अब वो टाइम्स नाउ नवभारत पर सफाई दे रहा है, माफी मांग रहा है। ये भी कह रहा है कि उसका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन भी आंख बंद करके थी तो जज्बात की बात है, हमारे नबी का मामला तो ऐसा क्या जज्बात इस वक्त कहेंगे कि आपको गलती हुई है, आपको नहीं कहना चाहिए? मैंने तो ये खास तौर पे किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कहा, लेकिन पर्टिकुलर उन शख्सों के लिए कहा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी कम्युनिटी के जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हुए हैं तो मैं उनको तहे दिल से माफी चाहता हूँ। पिछले 2-2.5 महीने से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश हो रही है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन पिछले 8-10 सालों से शांत हैं, लेकिन अब शरारती तत्व माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है और अब उनके रडार पर पत्थरबाज भी हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले भी। जम्मू से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। शहर शहर प्रदर्शन जो हो रहे हैं उससे कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या ये कुछ सोची समझी साजिश है? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं। आप मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते होंगे, हथियार लेके कोई वहां नहीं जाता, पत्थर लेके कोई इकट्ठा नहीं होता। एक वक्त पर प्रदर्शन का क्या प्लान कोई बनाया गया था? नुपुर शर्मा पर कम से कम पार्टी ने एक्शन लिया है। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उसका मुद्दा बना के हिंसा अब क्यों की जा रही है? शांतिपूर्ण विरोध की जगह बवाल का सहारा क्यों लिया जा रहा है? देश में संविधान सर्वोपरि है और कोई विधान नहीं। उत्तर प्रदेश में और कई फिल्मों में आपने देखा होगा, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बार बार ये बात होती है कि हमारे चाचा एमएलए हैं या हमारे घर में कोई वीवीआईपी है। उसकी बड़ी हनक होती है लोगों में जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। ऐसा फिल्मों से उतर के सड़क पर, जमीन पर भी दिखाई देने लगा है। बात उनकी जो ना तो पुलिस से डरते हैं और ना ही प्रशासन को कुछ समझते हैं। उनको लगा कि अगर राजनीति में एंट्री हो गई घर के किसी भी व्यक्ति की तो आप कानून से, संविधान से, देश से सबसे ऊपर हो गए। इस रिपोर्ट में 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक बरेली की है और दूसरी बेंगलुरु की। ये मत समझिए कि मतलब उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, यहाँ पर बेंगलुरु से भी दिखा रहे हैं। आईटी हमारा जो हब है उसकी बात भी बताते हैं, क्योंकि वहां पर सत्ता का नशा हर जगह, चाहे बरेली हो या बेंगलुरु, सबके सर पे एक ही जैसे चढ़ के बोलता है। दोनों ही जगह में मंत्री और विधायक के बच्चे कैसे नियमों को कुचल रहे हैं और रोकने पर पुलिस की क्या हालत कर रहे हैं, देख लीजिए जरा। कहते हैं कि शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है सत्ता का नशा, और सत्ता का नशा जब सिर पर सवार हो तो फिर क्या कानून, क्या प्रशासन और क्या पुलिस, इंसान खुद ही खुद को सबसे ऊपर मानने लगता है। ये 2 तस्वीर देखिए, एक है यूपी के बरेली का और दूसरा बेंगलुरु का। एक में विधायक जी के भतीजे के सिर पर नशा सवार है, दूसरे में विधायक जी की बिटिया कानून को कुचलने में कोई कमी नहीं रख रही है। पहले उत्तर प्रदेश के बरेली चलिए, जहां यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के भतीजे की हनक देखिए और देखिए कि चाचा जब विधायक हों तो उत्तर प्रदेश में भतीजा कैसे नियम और कानून को ठेंगे पर रख कर चलता है। हाथ में बियर की बोतल है और मंत्री जी का भतीजा अमित कुमार एक होमगार्ड को थप्पड़ से पीट रहा है। मंत्री जी के भतीजे पर आरोप है कि होमगार्ड की वर्दी भी फाड़ दी। दरअसल रात के वक्त में होमगार्ड का जवान एक दुकान पर चाय पीने पहुंचता है तो मंत्री जी के भतीजे ने इस बात पर अपनी गर्मी दिखानी शुरू की कि दूसरे थाना क्षेत्र में तुम चाय पीने कैसे आ सकते हो। यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ जो मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का मूड बना लिया है, इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। चलिए, एक बड़ी खबर कल हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से सलमान खान की जान को खतरा था, उन्हें मारने की एक साजिश रची गई थी। उस पर अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें बड़ी खबर यह भी मिली है कि वहां पर एक बार नहीं, सलमान खान को मारने की कोशिश, कम से कम 2 बार ऐसी साजिश रचने की कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एच.एस. धारीवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑन भारत से बात करने के लिए। ये एक बड़ी सनसनीखेज खबर कल आई थी, इस पे और अभी क्या जानकारी जुटा पाई है दिल्ली पुलिस? देखिए, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम बहुत ज़्यादा आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन देयर वर अटेम्प्ट्स मोर देन वंस
to harm. सर, जैसे आप बता रहे हैं कि एक से ज्यादा बार कोशिश की गई थी, इसके पीछे भी जिस तरह की अभी तक जानकारी जो सामने आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। हाँ, इन्हीं से जुड़े हुए लोग थे। क्या इसके लिए अभी जो तफ्तीश आपकी चल रही है, इसमें पूछताछ के लिए या फिर मुंबई जेल में वहां पर लॉरेंस बिश्नोई को लेके जाने की भी कोई बातचीत है सर? देखिए, वो मुंबई पुलिस देखेगी और हमारा जो फोकस है वो दिल्ली के केसेस से है और दिल्ली में हमने काफ़ी सारे केसेस इनके गैंग से वर्कआउट किए हैं, पहले भी किए हैं और अब भी हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा मैटर है जिसकी बेयरिंग नेशनल कैपिटल पे हो सकती है। दैट इज़ आवर प्राइमरी फोकस। सर, ये 3 बार जो कोशिश की गई या साजिश रची गई, आप हमें बता सकते हैं किस समय का था ये? टाइम फ्रेम क्या था इन पूरी जो साजिश रची गई थी उसका? 2018 और 19 का मेनली है, बट ऑनगोइंग इनका प्लान रहा है। क्या सिद्धू मूसेवाला से पहले इस तरह इनको मारने की कोशिश की गई थी? इस तरह की कोई साजिश थी? मैंने आपको बताया 2018-19 सिद्धू मूसेवाला की किलिंग तो 29 मई को इसी साल हुई है। ये मैं आपसे और जानना चाहता हूं सर कि इसके पीछे मोटिव क्या था? कुछ मोटिव निकल के सामने आया है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़े हुए थे? देखिए, मोटिव मैं बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे आपको शेयर नहीं करना चाहूँगा। सर, ये क्या किसी न किसी तरह से वो काले हिरन या ब्लैक बक वाले केस से जुड़ा हुआ है, जो सलमान खान का एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है? वो भी एक रीजन था। इस पे अब आगे क्या कार्रवाई होगी सर? आगे देखिए, ये वाला केस जो है एसेंशियली महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र पुलिस ऑलरेडी हमारे स्पेशल सेल से काफ़ी कोलैबोरेट कर रहे हैं और पुणे रूरल पुलिस के साथ हमारी टीम ने भी जॉइंटली वहाँ इंटरोगेट किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ विज़िट करके गई है, इंटरोगेट की है उन्होंने, तो आगे की कार्रवाई तो वही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धारीवाल साहब हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी जो पुलिस, दिल्ली पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बारे में कम से कम हमें कुछ जानकारी देने के लिए कल टाइम्स ऑफ भारत ने एक खबर आपको दिखाई थी। सलमान खान के ऊपर एक बार नहीं 3 बार उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। 2018 से 2019 के बीच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कोशिश की थी सलमान खान के ऊपर जानलेवा हमला करने की, जिसमें हमने आपको कल भी बताया था कि एक बार मुंबई पुलिस की गाड़ी वहां पर थी और इसी वजह से सलमान खान की जान बच गई, वरना उस दिन उनके ऊपर हमला हो सकता था। दिल्ली पुलिस इसमें आगे भी और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। खबरों का सिलसिला टाइम नाउ भारत पर जारी है। लोकतंत्र में अभी आपके लिए बहुत कुछ है। स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल रिपोर्ट का। आज बात करेंगे, और इससे पहले जैसे कि हम आपको पूरा दिखा रहे थे लोकतंत्र की शुरुआत में, कि कैसे आज नमाज के बाद शहर शहर बवाल मचा। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़बोले नेताओं ने, जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी जिस तरीके से बोल निकले, उसके बाद से, बिगड़े बोल के बाद से देश में स्थिति जो है वो बिल्कुल इस वक्त नाजुक थी। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोग इसमें कर रहे थे। इस तरह की हरकत करने वालों को समझना होगा कि भारत का कानून और न्यायिक सिस्टम जो है वो जाति और मजहब देखकर काम नहीं करता है। ऐसे में लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का मंजर जो है वो बहुत ही चिंताजनक है। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की, और उसमें आपको दिखाते हैं कैसे वाराणसी में जज को धमकी देने के बाद उस मुस्लिम नेता पर जानलेवा हमला हुआ, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद को में जो आकृति मिली है, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है एक तौर पे फवारा कहा जा रहा है, उसमें शिवलिंग होने की वकालत की थी। साथ ही साथ अदालत पे भरोसा जताया था। अफसर बाबा जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उस नाम के नेता ने अपील की थी कट्टरपंथियों को। ये कहा था कि इतनी बात जो उनकी थी कि वे शिवलिंग है, वो बात इतनी बुरी लग गई कि उन्हें सरेआम मारा पीटा गया। ज्ञानवापी
केस में कैसे काशी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में, फिर कानून को चैलेंज किया। इस केस में हिंदू पक्ष की वकालत करना तो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और शायद यही कारण है कि आरएसएस के मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला संयोजक अफसर बाबा के साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। सर्वे में मिले सबूत कोर्ट में, फिर जान देने की धमकी क्यों? वकालत करना शिवलिंग का हमारे लिए भार। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, जिसका जो हक है, जिसके हक मिलना चाहिए। जिसने दी अदालत पर भरोसे की दुहाई, उससे सरेआम मारपीट क्यों? जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाई का एकता है वो बना रहे। मामला शिवलिंग है, हमारा हिंदू भाइयों को जहाँ जो चीज़ का आस्था है तो भाई उनका हक उनको मिलना चाहिए। जिस जज के ऑर्डर पर मस्जिद का सर्वे हुआ, उन्हें धमकाने के पीछे कौन? आपको बता दें कि रवि कुमार दिवाकर ही वो जज थे जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिले वजूखाने को सील करने का भी निर्देश दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? सर्वे के दौरान वजूखाने में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा? इस पर अदालत का फैसला अभी बाकी है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा वाली 5 महिलाओं की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत में अगली बहस 4 जुलाई को होनी है। भरोसा अदालत पर रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि खुद को कानून से ऊपर समझने की हिमाकत करने लगे हैं। वो कहीं मारपीट पर उतारू तो कहीं जज को ही धमकाने पर आमादा। यह है जनाब अफसर बाबा, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वाराणसी जिला संयोजक हैं। अफसर बाबा का आदि विश्वेश्वर महादेव के पक्ष में वकालत करना कट्टरपंथियों को इतना नागवार गुजरा कि इनके साथ सरेआम मार पिटाई कर दी। अभी जो मामला ये ज्ञानवापी का चल रहा था, जो पानी का फव्वारा और शिवलिंग का मामला, तभी से हम काफ़ी चैनलों पे डिबेट और बाइट दे रहे थे। तो कुछ कट्टरपंथी और जिहादी के टाइप के लोग, इसमें बड़े लोग शामिल, उनका भी चेहरा नहीं सामने आ रहा है और प्रशासन वो भी चेहरा निकाल लेगा। तो ये 1 हफ्ते से हमको टारगेट किया जा रहा था, धमकी मिल रही थी फ़ोन में और ऐसे भी बोली में। मैं कहीं चल रहा हूँ तो लोग बोली में बोल दे रहे थे। सुना आपने, अफसर बाबा के मुताबिक बोलने की आजादी और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की उनकी पहल से कुछ लोग इस कदर खफा हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी, मैंने ये ज्ञानवापी गंगा जमुनी की जो तहजीब है, मैंने कहा जब उस समय माहौल गर्म चल रहा था तो मैंने कहा कि इस शहर का, हिंदुस्तान को आबो हया सही रहे, जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी की तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाई का एकता है वो बना रहे। मामला शिवलिंग है, हमारा हिंदू भाइयों को जहाँ जो चीज़ का आस्था है तो भाई उनका हक उनको मिलना चाहिए। अफसर बाबा ने हमले की शिकायत वाराणसी के सिगरा थाने में की। उन्होंने तहरीर में लिखा, भारतीय मुसलमानों का गजनी, गोरी, बाबर और औरंगजेब से कोई रिश्ता नहीं है। यदि न्यायालय को यह लगता है कि वहां शिवलिंग है तो हिंदू भाइयों की भावना का ख्याल रखते हुए उसे उन्हें सौंप देना चाहिए। इस बयान को कट्टरपंथी और आतंकी मानसिकता के नसीम और उसके गोल गिरोह ने गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए लोगों को उकसाया। फिर कट्टरपंथियों ने जान लेने की नीयत से उनके सिर और पीठ पर हॉकी रॉड और डंडे से हमला किया। उनको ये लग रहा है कि ये इस्लाम का बहुत सारी, हम क्या मतलब, बहुत सारी ये तमाम चीज़ें ये रखा वो रखा, मौलाना बन के ऐसे बोल रहा है, उसे बोल रहा है, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। कट्टरपंथियों को ये नागवार लग रहा है और जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर अटैक आज कल किए हैं, आने वाले वक्त में भी ये करेंगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने नाटे उर्फ नसीम समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश के साथ ही पुलिस ने अफसर बाबा को सुरक्षा भी मुहैया कराई है।
अफसर बाबा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिव की आकृति को हिंदू पक्ष को सौंपने की वकालत की थी। यही नहीं, उन्होंने कई टीवी डिबेट्स में मुस्लिम आक्रांता, औरंगजेब, गजनी और जो तमाम तरह के जो मुस्लिम आक्रांता रहे हैं उनको लेकर भी अपना पक्ष है वो बेबाकी से रखा था। और यही बात अब मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रही है और शायद यही कारण है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। अफसर बाबा की दलील है कि ज्ञानवापी समेत जहां भी जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। अदालत के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी ये दलील एक खास तबके को रास नहीं आई तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला टारगेट कर दिया। मार पिटाई, आरएसएस से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता पर हमले की खबर वाराणसी में फैली तो फौरन मौके पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव समेत कई लोग पहुंच गए। अफसर बाबा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता है और उन्होंने केवल इतना कह दिया था कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए और वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है हमें, हम बाबर, गजनी, गोरी और औरंगजेब के हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये कह दिया और इस पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। जैसे हमला कर दिया तुरंत जब वो थाने पहुंचे तो थाने के बाहर जो यहाँ का बड़ा मौलाना है उसके लोग तुरंत पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। पुलिस की जो जांच है वो जांच का तरीका कैसे वो बदलते हैं इसको आप देख करके समझ सकते हैं। वो तुरंत बताएंगे कि अरे इनका तो आपस का झगड़ा था। अफसर बाबा पर हमले से राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच भी बेहद नाराज है। इस संस्था की प्रमुख नाजनीन अंसारी ने हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अफसर बाबा जैसे लोग जो राष्ट्र हितों में खड़े हैं, राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और जो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके सांप्रदायिक एकता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे और ऐसे लोगों के जो लोग इस तरह के लोगों के खिलाफ कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, कट्टरपंथी ताकतें उनको डराने का, धमकाने का, उनको भड़काने का काम कर रही हैं, ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उन राष्ट्र प्रेमियों का हौसला बना रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि नाजनीन अंसारी का रुख भी कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा। ऐसे में वो भी अफसर बाबा की तरह खास तबके के टारगेट पर है। इन्होंने यहाँ पर बनारस में मस्जिदों में तकरीर किया, 5 नेताओं के नाम लिया इन्होंने। कई मस्जिदों में जो देवबंदी उलेमा है, देवबंदी मुसलमान है, इन्होंने तकरीर में किया। नजमा परवीन का जो भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुसलमानों के नेता हैं, उन्होंने कह दिया था कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। नाजनीन अंसारी जो मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेता हैं, उनके खिलाफ इन्होंने किया। अफसर बाबा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं और मौलाना शफीक अहमद, इन 5 के खिलाफ इन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले सबूतों पर यकीन करने वाले अफसर बाबा पर हमले से काशी का संत समाज भी बेहद नाराज है। ये स्पष्ट हो चुका, उन लोगों को पता। और देखिए जो भी ये अभी तक कोर्ट की बात इन्होंने मानी भी है वो मजबूरन में मानी है। अगर यही दूसरी सरकारें होती तो अयोध्या के मुद्दे को भी लोग नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें जिस प्रकार से हावी हुई हैं, थोड़ी सी सही बात दिशा पर इसलिए थोड़े दबे हुए हैं। नहीं तो ये लोग तो कानून की भी बात मानने वाले नहीं, तो सरिया कानून चलाने वाले की बात करते हैं, सरिया की बात करते हैं कि हम सरिया कानून ले आएंगे। फिलहाल पुलिस अफसर बाबा पर हमले के आरोपियों पर एक्शन में जुटी है। नाटे उर्फ नसीम, अमीन बाबा, वसीम, इकराम, भोलू और अज्ञात समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी की कवायद जारी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता अफसर बाबा पर हमला हुआ तो वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दे दी। जज रवि कुमार दिवाकर ने ही ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का ऑर्डर दिया था। उन्हें मिली धमकी की शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें चिट्ठी लिखकर धमकाया कैसे गया वो देखिए। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन ने जज साहब को लिखा है, आपने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को साधारण प्रक्रिया बताया। आप मूर्ति पूजक, आप मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। कोई मुसलमान, एक काफिर, मूर्ति पूजक हिंदू जज से सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकता है। अब जज भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं। फैसला चरमपंथियों ने सुनाया है जो हिंदुओं और उनके संगठनों को खुश करने वाला है। इसके बाद ठीकरा विभाजित भारत के मुसलमानों का फोड़ दें। आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी मशीनरी का संरक्षण हासिल है, फिर आपकी पत्नी और माता श्री को डर कैसा? दरअसल ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इजाजत देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई है, उन्हें निशाना साधा जा रहा है और अब इस मामले को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है।
दरअसल पिछले दिनों इस्लामिक आज़ाद मूवमेंट नाम की एक संस्था ने पत्र के जरिए उन्हें धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जो रवि कुमार दिवाकर है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र लिखा था और खतरे की आशंका जाहिर की थी। होना चाहिए और बिल्कुल कड़े रूप में कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, जज को धमकी दे रहे हैं, अगर कोई सच्चाई बात करता है उसको धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और खड़े चौराहे को गोली मार देना चाहिए अगर देश पर अशांति फैला रहे हैं, देश पर किसी प्रकार की कोई कर रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये देश भी जाग चुका है, अब इनकी दलील और चलने वाली नहीं है। जहां 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देकर ज्ञानवापी केस को खारिज करने की मांग हो रही है, वहीं कुछ लोग मारने, पीटने और धमकाने जैसी गैर कानूनी हरकतों पर उतारू हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भारत संविधान और कानून से चलता है, किसी की धमकी से नहीं। लिहाजा हर किसी को देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बिगाड़ने से बाज नहीं आना चाहिए, वरना कानून का डंडा हिंदुस्तान में मजहब नहीं देखता। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब अगली खबर मुंबई से। मुंबई वर्ली सीलिंग से ऐसी तस्वीर सामने आई जो चौंकाने वाली है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और सबसे खास बात यह कि ये दोनों लोग किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों शख्स को गेंद की तरह हवा में उड़ते देखा। 8 सेकंड के इस सनसनीखेज वीडियो को ध्यान से देखिए। एक टक्कर और सड़क पर खड़े 2 लोग किसी गेंद की तरह हवा में उछल गए। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली, जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो। दिन दहाड़े भारी ट्रैफिक के बीच मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर 2 शख्स अपनी कार को सड़क के किनारे पार्क करते हैं और सड़क पर चहलकदमी करते दिखते हैं। पीछे से तेज रफ्तार से आ रही पहली कार ने तो रफ्तार घटाई और पास से आगे कार को निकाल दिया। दूसरी कार के चालक ने भी इन दोनों से दूरी बना ली, लेकिन तेज रफ्तार से आती टैक्सी के ड्राइवर ने दोनों शख्स को सीधे टक्कर मार दी। टैक्सी के टक्कर मारने के बाद दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे में अमर मनीष जरीवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स श्याम सुंदर कामत की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। अब जरा समझिए कि ये दोनों शख्स क्यों रुके थे। दरअसल मृतक अमर की कार से बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक चील टकरा गई। उसी घायल चील को देखने के लिए अमर और उनका ड्राइवर श्याम सुंदर ने गाड़ी रुकवाई। कुदरत का खेल देखिए, जान बचाने की नेक नियत वाले इंसान खुद हादसे के शिकार हो गए। परिवार ने बताया कि अमर पशु पक्षियों को लेकर बेहद संवेदनशील थे। उनकी ये संवेदनशीलता उनकी मौत का कारण बन गई। हालांकि मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग पर गाड़ी पार्क करने की मनाही, कोई भी शख्स यहां वाहन रोक नहीं सकता। यानी कोई शक नहीं कि मृतक अमर मनीष जारीवाल ने गाड़ी रोककर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया।
लेकिन सवाल तो यह है कि दिन की रोशनी में टैक्सी ड्राइवर को दो लोग सड़क पर खड़े कैसे नहीं दिखे। हादसे की तस्वीर को देखेंगे तो साफ नजर आ रहा है कि टैक्सी ड्राइवर ने ना तो गाड़ी रोकने की कोशिश की, ना ही लेन बदला, बल्कि सीधे आकर टक्कर मार दी। ऐसा सिर्फ 3 ही वजह से हो सकता है। पहला, ड्राइवर नींद में हो, दूसरा, चलती गाड़ी में मोबाइल देख रहा हो, या फिर यह हादसा नहीं बल्कि कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।